अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकील है और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे साथ तकरीबन 2 साल पहले हुआ। मैं बचपन से अजीबोगरीब चीज़ों का सामना करता रहा हूँ। पहले ये बता दूँ कि मैं कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता हूँ, समंदर के करीब। यहाँ आमतौर पर कुछ ख़ास अजीब नहीं होता, लेकिन जब मैं लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूँ तो या तो वो यकीन नहीं करते या बस कह देते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसमें मैं भी उनको कुछ कह नहीं सकता, वो जो मर्ज़ी सोच सकते हैं मेरी कहानी को लेके। एक और बात जो ज़रूरी है बताना, मुझे बहुत सख्त ओसीडी है जो कभी कभी मुझे बहुत परेशान करती है। जब मुझे ये समझ आया कि कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी कहानी बतानी चाहिए। ये वाक़या तब का है जब मैं 16 साल का था। मुझे आज भी वो रात कल की तरह याद है। ये गर्म और पुरसकून गर्मी की रात थी। जुम्मे का दिन था और उस वक्त मेरी कुछ ज़हनी हालत ठीक नहीं चल रही थी और मेरी ओसीडी ने मुझे और बेचैन कर रखा था। उस रात मेरे 2 दोस्त अली और हमज़ा मेरे घर रुकने आए। हमज़ा का अक्सर मेरे घर रुकना होता था, लेकिन अली का आना बहुत कम होता था। लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि हम तीनों एक जगह इकट्ठे हुए हुए थे। हम अपने कमरे में बैठे स्कूल की छोटी मोटी चीज़ों पर बात कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि वक्त कैसे गुजारा जाए। हम बेवकूफ़ नौजवान थे, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम क्लिफ्टन बीच पर जाके पानी में छलांग लगाएंगे। मैं पहले ही कह दूं कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक काम है, लेकिन हम पहले भी ऐसे करते आए थे। रात का मौसम भी बेहतरीन था। हम तैयार हुए और निकल गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो आम दिनों के मुकाबले लोग वहाँ ज़्यादा थे। हमने फिर भी अपनी मस्ती शुरू की। कुछ दफ़ा छलांग लगाने के बाद हमने वापस जाने का सोचा। जब हमज़ा अपनी चीज़ें समेट रहा था तब अली ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, भाग, चलो जल्दी भाग कर घर पहुँच जाते हैं और हमज़ा को डरा देते हैं। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सच में ये मज़ेदार तो था। मैंने उससे कहा, ठीक है, क्यों नहीं। जब हमज़ा बेपरवाह अपनी चीज़ें उठा रहा था हम दोनों ने भागना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से हमज़ा ने हमें पीछे भागते हुए नहीं देखा। हम जल्दी से मेरे घर पहुँचे और फ़ौरन अंदर घुस गए। अली ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बोला, चल सोफ़े के पीछे छुप जाते हैं। हमने 5 मिनट तक इंतज़ार किया। अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था और आसपास हर जगह खामोशी थी। जब हमज़ा घर के अंदर आया तो उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। सब कुछ एकदम से बिल्कुल खामोश हो गया। फिर हमने देखा कि हमज़ा सीधा मेरे कमरे के दरवाज़े की तरफ देख रहा है। मुझे पता है तुम दोनों यहीं हो, उसने कहा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसी वक्त हमें उसकी चीख सुनाई दी, रुको, तुम कौन हो। मेरे और अली के पैर एकदम जम गए। हमज़ा की आंखें खौफ से फट चुकी थीं। हमज़ा, क्या हुआ? क्या देखा तूने उस कमरे में? हमज़ा ने थरथराते हुए कहा, मुझे नहीं पता भाई, कोई कोने में खड़ा हुआ है। मैंने उससे पूछा, मजाक तो नहीं कर रहा ना? उसने कहा, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था। मेरी रग रग में एकदम से ठंडक दौड़ गई थी। मुझे हमज़ा की आदत का पता था, ये बंदा झूठ नहीं बोलता। मैंने धीरे से अपने बंद कमरे की तरफ देखा। मैंने सोचा मुझे देखना तो पड़ेगा। मैं फ़ौरन किचन की तरफ भागा और वहाँ से सबसे बड़ी छुरी उठा ली। जब मैं वापस आया तो अली और हमज़ा मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं अपनी अकल खो बैठा हूँ। हमज़ा ने कहा, तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? पुलिस को बुला लेते हैं। मैंने कहा, नहीं, पहले खुद देखता हूँ। मैंने कमरे का दरवाज़ा पकड़ा, गहरी सांस ली और ज़ोर से अंदर घुसा। जल्दी से लाइट ऑन की। कमरा बिल्कुल खाली था। मुझे गुस्सा आया, हमज़ा यार तू पागल हो गया है, यहाँ कोई नहीं है। हमज़ा बोला, यार मैं कसम से सच कह रहा हूँ,
मैंने वहाँ किसी को देखा था। हमजा ने सिर्फ यही कहा और वहाँ से और बिना कुछ कहे चल दिया और सीधा लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। अली का चेहरा भी एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे महसूस होने लगा कि घर में कोई और भी है। एक रात मैं सर्फिंग से वापस आया और अपने लैपटॉप पे वीडियोस देखने लगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई लिविंग रूम से चलकर हॉलवे में आ रहा है। उस वक्त घर में सिर्फ मैं था। मैंने वीडियो पॉज की और धीमी सी आवाज़ में कहा, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। मुझे अजीब सा एहसास होने लगा, इसलिए मैंने बेसबॉल बैट उठाई और धीरे से लिविंग रूम की तरफ चला गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरी ओसीडी ने मुझे और बेचैन बना दिया था। तभी दरवाजे पे ज़ोर से दस्तक हुई। मैं एकदम से उछल पड़ा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा, मेरी माँ सामने खड़ी हुई थी। बेटा, मैं बस तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। माँ, मुझे लगा घर में कोई है, आपने मुझे डरा दिया। इस घर में उसके बाद भी अजीब चीज़ें होती रहीं। एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ रहना नामुमकिन हो गया। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, मैंने ये घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे आप लोगों को कोई सलाह देनी हो तो ये कहूँगा, ये चीज़ें सिर्फ आपकी ज़हनी हालत का फ़ायदा उठाती हैं। ये तब तक आपके पास रहती हैं जब तक आप अंदर से टूट ना जाएं। कोशिश करें कि खुद पर काबू रखें और अगर ये हालत हो जाए तो बस वहाँ से निकल जाएं। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम बिलाल है और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। फ़िलहाल मैं लाहौर में रहता हूँ, लेकिन मैं गिलगित बल्तिस्तान में पला बड़ा हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये इलाका कितना वीरान है तो सोचिए कि यहाँ के सबसे बड़ा शहर गिलगित है, जहाँ सिर्फ 2 लाख लोग रहते हैं। हम एक छोटी जगह पर रहते थे जो शहर के बिल्कुल किनारे पर थी। हमारे घर तक पहुंचने के लिए एक कच्ची सड़क से गुजरना पड़ता था जो हाईवे से अलग होती थी और लगभग 1 किलोमीटर तक चलती थी। फिर एक खुला मैदान आता था जहां हमारा घर था। अब जब मैं कहता हूं कि हमारा घर जंगल से घिरा हुआ था तो ये बात मैं पूरे दिल से कह रहा हूं। ये जंगल इतना बड़ा था कि शायद पूरी अंग्रेज़ी बादशाहत से भी बड़ा हो। हर तरफ सिर्फ दरख्त और झाड़ियाँ थीं। इतनी जगह थी कि अगर कोई लाश छुपा दे तो कभी ना मिले। हम यहाँ 1994 में आए जब मैं सिर्फ 7 साल का था। 2 साल बाद मेरा छोटा भाई दानियाल पैदा हुआ। मुझे याद है मैं अक्सर अपने कुत्ते शेरू के साथ बाहर खेला करता था। वो एक लैब्राडोर था और अक्सर मेरे साथ ही होता था। जब भी मैं जंगल में चक्कर लगाने जाता या जब मैं और मेरे अब्बू नदी में मछली पकड़ने जाते, वो हमारे साथ ही होता था। ये वाक़या 1995 की गर्मी के दिनों का है। मैं और शेरू हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड में थे। इस रास्ते पर मैं पहले भी गया था लेकिन कभी ज़्यादा दूर नहीं गया था। सिर्फ 5 मिनट चलने के बाद शेरू अजीब सी हरकत करने लगा। उसने गुरगुराना शुरू कर दिया। मैं उससे पूछता रहा कि शेरू क्या हुआ। उसने मुझे अजीब नज़र से देखा और फिर सीधा घर की तरफ भाग गया। शेरू वापस आओ, मैं ज़ोर से चीखा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो भागता हुआ जंगल से निकल गया। मुझे लगा शायद वो बीमार है। मैं सिर्फ 7 साल का था जब, इसलिए मैंने इस बात को एक ख़तरा नहीं समझा और उस रास्ते पर चलता रहा। कुछ और मिनट चलते चलते मुझे वापस जाने का ख्याल आया। शेरू के बिना मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता था। मैंने झुककर एक लकड़ी उठाई और मैदान की मिट्टी में एक बड़ा एक्स बना दिया ताकि जब भी वापस आऊं तो मुझे याद रहे कि मैं कितनी दूर तक आया था। जब मैं मुड़कर वापस जाने लगा, मुझे कुछ अजीब देखा। मुझे लगा कि मुझसे लगभग कुछ काफ़ी दूर दरख्तों के बीच एक लड़की खड़ी है। वो मेरी ही उम्र की लग रही थी, लंबे स्याह बालों वाली जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने एक नीली और सफ़ेद रंग की फ़्रॉक पहनी हुई थी। मैंने उससे कहा, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ ज़मीन की तरफ इशारा किया और फिर
और फिर धीरे से भागते हुए जंगल में गायब हो गई। मैं वहाँ रुक गया। पूरे इलाके में सिर्फ हमारी फैमिली रहती थी। मैं यहाँ बचपन से था, लेकिन कभी किसी और को जंगल में नहीं देखा था। एक पल के लिए मुझे डर नहीं लगा, सिर्फ हैरानी हुई। मैं उस जगह गया जहाँ वो खड़ी हुई थी। वो किस तरफ इशारा कर रही थी। मैंने नीचे झुककर मुर्दा पत्ते हटाए। वहाँ मिट्टी के अंदर एक जूती दिख रही थी। मैंने अपने हाथों से मिट्टी हटाई और उसे बाहर खींच लिया। एक पुरानी स्नीकर थी, बच्चों की साइज़ की। मेरे 7 साल के दिमाग में एक ख्याल आया, शायद ये लड़की जंगल में अपनी जूतियाँ खो बैठी हो, और अगर मुझे दूसरी भी जूती मिल गई तो मैं घर जाकर इसे अम्मी को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ताकि हम उस लड़की को ढूंढ सकें और उसकी जूती वापस दे सकें उसे। मैंने सोचा कि शायद एक और जूती मिल जाए, इसलिए मैं मज़ीद मिट्टी हटाने लगा। मुझे कुछ सख्त महसूस हुआ। मुझे लगा कि शायद दूसरी जूती होगी, इसलिए मैंने मिट्टी को और ज़्यादा खोदना शुरू कर दिया। मैंने एक आखिरी बार मिट्टी हटाई और जो देखा उसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं धीरे से पीछे हटा। मेरे सामने मिट्टी में 2 आँखें मुझे घूर रही थीं। मैंने एक इंसान की खोपड़ी देखी थी। मैं इतना डर गया था कि सीधा घर की तरफ भागने लगा। रोते रोते मैं सीधा अम्मी के पास आया, जो किचन में थीं, और उन्हें सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन कहा कि वो अब्बू को बताएंगी जब वो काम से वापस आ जाएंगे। अगले दिन मैं अब्बू को उस जगह ले गया। मैं सिर्फ रास्ते पर रुका रहा, जबकि अब्बू ने उस जगह देखा जहां मैंने कल खुदाई की थी। उन्होंने देखने के बाद कहा, हमें वापस घर चलना चाहिए और पुलिस को बुलाना चाहिए। करीब 2 घंटे बाद हमारे घर के बाहर कई पुलिस गाड़ियां थीं। मुझे कई साल बाद पता चला कि उन्होंने वहाँ एक लड़की की पूरी हड्डियाँ निकाली, जो कि तकरीबन 15 साल से लापता थी। मैंने पुलिस और अपने वालिदैन को बताया कि मैंने एक लड़की को देखा था जो मुझे उस जगह से इशारा कर रही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मैं बस एक बचपन की कहानी बना रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उस लड़की को ना देखता तो मैं उस जगह मिट्टी हटाने का सोचता भी नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की एक रूह थी जो चाहती थी कि कोई उसकी हड्डी को ढूंढे, ताकि उसके माँ बाप को उसका इंतज़ार ख़त्म हो सके, उनका सुकून मिल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।